the next topic actually is periodic table and its properties. ठीक है फाइन, उसमें चल रहा था हमने लास्ट टाइम जो किया था that was its atomic area है. atomic area कैसे वेरी करता है, atomic area क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, कैसे कैसे वेरी करता है. ठीक है फाइन. Today is new topic and the new topic is ionization enthalpy. Now what is this ionization enthalpy? Ionization enthalpy होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओ आइसोलेटेड गैसियस एटम से. तो पहली चीज वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. इट शुड बी इन गैसियस स्टेट. ठीक है फाइन. सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. इट शुड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. ठीक है फाइन. तो पहले तो हम उस सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करें. सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस को वी कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट. सबसे पहला काम करते हैं. तो जैसे सोडियम सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो गया, अब इस गैसियस सब्सटेंस में हम एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो जो आयनाइज्ड एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उससे Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बनते हैं. यानी कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके बाहर पहला 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1, यानी कि इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है फाइन. तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कितनी एनर्जी चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओ फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए. इज दैट क्लियर? एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. जैसे अगर आप इसी की बात करते हैं, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए एनर्जी फर्स्ट चाहिए. उसके बाद जब Na पॉजिटिव आ गया उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है ताकि ये Na2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ जाए. तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2. इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन. तो ये एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? सक्सेसिव आयनाइजेशन. एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालो. पहले को निकाल लिया, फिर दूसरे को निकाल लो, फिर तीसरे को. तो एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो सबसे पहली बात की हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली बॉन्डेड है, सबसे लूजली बॉन्डेड यानी कि सबसे दूर है, न्यूक्लियस से सबसे दूर है. जैसे न्यूक्लियस है और सबसे दूर ही है, तो जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. समझ आ गई बात? ठीक है. लेकिन एटम किसमें होना चाहिए? गैसियस एटम, आइसोलेटेड, अकेला गैसियस एटम. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. फिर मैंने बोला सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए डेल्टा IH1. डेल्टा मींस चेंज, I means ionization, H means enthalpy. Enthalpy is just like an energy. Energy बोल लो, enthalpy बोल लो, one and the same thing. समझ आ गई? enthalpy and energy is one and the same thing. तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अभी आप enthalpy से टर्म से अवेयर नहीं हुए. जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो enthalpy टर्म से भी आप अवेयर हो जाओगे. ठीक है फाइन. सो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज एन एनर्जी. ठीक है, ताकि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओ फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. सब्सटेंस चाहे सॉलिड में है चाहे गैस लिक्विड में है, उसको पहले गैस में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप एनर्जी सप्लाई करो ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल पाओ. दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी. इज दैट क्लियर टू ऑल? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सारा क्लियर है. अब आती है बारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का. कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? जो फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है उनमें से सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज होता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज. इज दैट क्लियर? तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन. तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज. तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज.
क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई? वो जितनी अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है फाइन। दूसरा फैक्टर है इसका एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई होता है डिस्टेंस बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई। अगर रेडियाई छोटा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। समझ आ गई बात? तो जितना छोटा एटॉमिक रेडियाई होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। जितना छोटा रेडियाई होगा उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ये भी समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। तीसरा फैक्टर जो है इसके ऊपर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन स्टेबल यानी कि जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा है। ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अच्छा, एक और चीज़ है, कई कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात कर लो, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसकी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड जैसे p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, d में 5 हो जाए, f में 7 हो जाए, ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल क्या होती है? स्टेबल होती है। ठीक है फाइन। सो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। फुली फिल्ड तो स्टेबल होगी, जिसमें p ऑर्बिटल पूरा है वो स्टेबल है, जिसमें d ऑर्बिटल पूरा है वो स्टेबल है, क्योंकि उसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा। आगे समझ? ठीक है फाइन। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। चौथा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, दिस इज द फोर्थ फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल। जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पहली शेल, फिर उसके बाद दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल। तो जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है उनमें भी नेगेटिव चार्ज, बाहर वाली शेल है उनके ऊपर भी नेगेटिव। तो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। उस रिपल्शन के कारण जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग। जितना ज़्यादा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना इजीली न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, क्योंकि शील्डिंग से रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है, रिपेल कर रहा है दूर, तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। क्यों? S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, P ऑर्बिटल डबल शेप होता है। तो स्फेरिकल है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो बड़ा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि वो चारों तरफ सेम जैसा प्रेजेंट है। P थोड़ा डबल शेप्ड है तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन S में, फिर P में, फिर D में। आ गया समझ? तो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से इससे न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। तो चारों फैक्टर्स में पहला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, दूसरा एटॉमिक रेडियस छोटा होने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होने से हाफ फील्ड या फुली फील्ड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इज दैट क्लियर? फाइन। तो ये फैक्टर्स हैं। अब इसी में एक और आयनाइजेशन एनर्जी आती है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? जैसे हमने यहाँ पे किया ये वाला सोडियम, तो इसी में हम करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन थेरेपी बताई थी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी। ठीक है फाइन। तो ये याद रखना कि जो सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन। हमेशा सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्यों? क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी जब भी होगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन नहीं निकले, क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन नहीं निकले, क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। आगे समझ? ठीक है फाइन। सो इन दिस केस ये फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है एज कंपेयर टू फर्स्ट, थर्ड उससे भी ज़्यादा होगी हर केस में। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन। जैसे सोडियम का केस है, अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में जैसे जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसने बना दिया Mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और Mg पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसने बना दिया Mg2 प्लस इलेक्ट्रॉन।
तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1 डैश, इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है 2 दैट इज डैश। तो इस केस में बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, लेकिन मैग्नीशियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम। उसी तरह सोडियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मैग्नीशियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज़्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन है 281, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गई 281। तो ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है क्योंकि इसमें ऑक्टेट पूरा है। तो सोडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि इसमें से लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, खत्म बात, स्टेबल होगी, ठीक है फाइन। मैग्नीशियम में क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 282 से 281 है, तो 282 से 281 हो गई है, तो ये तो कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पर हाँ इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसमें से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर Na पॉजिटिव की बात की जाए तो 28 से कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 27, और इसमें क्या हो रही है 281 से 28, तो अब ये स्टेबल हो रही है। मैग्नीशियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, सोडियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल आ रही है, मैग्नीशियम में सेकंड है, इसलिए सोडियम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, मैग्नीशियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो कुछ क्या कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, स्टेबल। हाँ ये पक्की बात है, इसकी सेकंड इससे ज़्यादा है, इसकी सेकंड इससे ज़्यादा है, आपस में कंपेयर करें तो थोड़ा चेंज होगा। आगे समझ, ठीक है। नाउ वेरिएशन, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी कैसे करती है, अलोंग द पीरियड और डाउन द रूट। अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज, पता है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने आप इंक्रीज करेगी। डाउन द रूट न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द रूट क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, अलोंग द पीरियड बढ़ रहा है, डाउन द रूट कम। आगे समझ, कोई डाउट? श्योर, ठीक है फाइन, कोई डाउट है किसी को पूछ सकता है, ठीक है। ऑनलाइन